कल जो पढ़ रहे थे उसको ज़रा एक दफ़ा जो है वो दोबारा देख लेते हैं, और हमारी जो भी हमारी डिस्कशंस थी उस हवाले से एक छोटा सा जो है वो रिव्यू लेंगे हम क्लास का। यहाँ पर जो है वो अगर हम अपनी पुरानी उस पर गौर करें, अपना जो पुराना हमारा हमारा जो लेक्चर है उसमें हमने मॉन्ट मोरिलोनाइट एक ख़ास जो है वो एक सब्सटेंस पढ़ा था। ये वो सब्सटेंस था कि जिसके प्रेजेंस में हमने कहा था कि जो वेसिकल्स हैं या जो प्रोटोसेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन को बहुत बढ़ जाती है। तो इसको अगर आप जो है वो इस वाले ग्राफ पे अगर आप गौर करते हैं तो आपको वाज़े तौर पर ये पता लगता है कि प्रिकर्सर मॉलिक्यूल जो हैं, ये जो ग्राफ है ये आपको क्या बता रहा है, ये ग्राफ आपको ये बता रहा है कि प्रिकर्सर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस इतना मैटर नहीं कर रही। ठीक है, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस इतना मैटर नहीं कर रही। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे जैसे जमा हो रहे हैं तो जो टर्बिडिटी है, ये देखिए यहाँ पर वो क्या शो कर रहा है। इसको अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं तो आप गौर कीजिए, यहाँ पर वो आपको शो कर रहा है रिलेटिव टर्बिडिटी। टर्बिडिटी अब आप लोगों ने अक्सर आप लोगों में से अक्सर लोगों ने वो किया होगा, अक्सर वो एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। इसमें ओडी फाइंड आउट करते हैं। वो ओडी होता है, वो क्या चीज़ थी, ऑप्टिकल डेंसिटी। हाँ जी, ऑप्टिकल डेंसिटी आप फाइंड आउट करते हैं और आप उसमें टर्बिडिटी देखते हैं कि कोई जो है वो कितना, कोई किसी भी अगर आप उसमें देखें तो कोई कितना वो है, कोई सॉल्यूशन कितना ज़्यादा टर्बिड है, किसी सॉल्यूशन में किस तरह की लाइट वेव्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो रही हैं, उसकी ओडी क्या है। हम अक्सर औकात क्या करते हैं, हम किसी भी माइक्रोबायोलॉजी में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो माइक्रोबायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में भी हम यही काम करते हैं कि हम किसी भी सॉल्यूशन की ओडी फाइंड आउट करके उसके अंदर मौजूद बैक्टीरियल कंटेंट का अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर आप अगर गौर करते हैं तो इस डायग्राम में यहाँ पर आपको ये जो इन्होंने ओडी दी हुई है, इस ओडी का मकसद क्या है बेटा। ये जो यहाँ पर उन्होंने ओडी दी हुई है, इस ओडी का एक्चुअली मकसद ये है कि ये आपको ये बता रहा है कि जब तक तो मॉन्ट मोरिलोनाइट नहीं आई तब तक सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद थे, और सिर्फ उनके अंदर क्या हुआ, उनके अंदर जो है वो ये जो सिर्फ और सिर्फ जो टर्बिडिटी थी सॉल्यूशन की, ये लैब के एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है बेटा। लैब के एक्सपेरिमेंट में जो सॉल्यूशन की टर्बिडिटी थी उसमें बहुत ही माइनर पीक आ रही है। देखिए, कोई बहुत काबिल गौर पीक यहाँ मौजूद नहीं है, बहुत ही माइनर पीक आ रही है। लेकिन अगर आप इधर गौर करते हैं तो ये देखिए कि जैसे ही आपने मॉन्ट मोरिलोनाइट ऐड की है, फौरी तौर पर इसकी टर्बिडिटी बढ़ना शुरू हो गई है, जो कि किस बात की निशानी है कि ये एन इंडेक्स ऑफ वेजिकल नंबर, वेजिकल की फॉर्मेशन बढ़ना शुरू हो गई है। तो मैंने आपको कल भी ये बात कही थी कि ये बातें जो हैं ये ऐसे ही नहीं हैं, ये ऐसे ही बिला वजह नहीं की जा रही, बल्कि ये तमाम बातें जो हैं अगर ये की जा रही हैं तो इसका मकसद ये है असल में कि इसके पीछे लैब एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो किए गए हैं, और इन लैब एक्सपेरिमेंट से ये बात जो है वो क्लियर की जा रही है कि अगर मॉन्ट मोरिलोनाइट जो है वो आप हासिल करते हैं और इसमें लैब में उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये वाज़े तौर पर हमें पता लगता है कि उसकी हेल्प से हम काफ़ी हद तक जो है वो ये बात पता लगा सकते हैं कि जो वेजिकल की फॉर्मेशन थी वो किस टाइम हुई, कब हुई। ठीक है, और उसमें कौन सा ऐसा सब्सटेंस था जो कि जिसने वेजिकल की फॉर्मेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प आउट किया। तो वो ये मॉन्ट मोरिलोनाइट जो है उसके एडिशन से टर्बिडिटी कॉज हो रही है। यहाँ पर ये जो है वो वेजिकल बाउंड्री दिखा रहे हैं। The vesicle has incorporated more morilonite clay particles coated with RNA। अब मॉन्ट मोरिलोनाइट जो है उसकी वजह से वेजिकल भी बन गई है और उसके अंदर आरएनए भी मौजूद है। फिर इसी तरीके से ये देखिए कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन भी इन्होंने दिखाई है कि ये वेजिकल्स जो हैं ये रिप्रोडक्शन भी कर सकती हैं। कहने से मुराद ये है कि जो हमने कल पढ़ी उन बातों को अगर आप गौर करें तो उन बातों में आपको एक बात वाज़े तौर पर नज़र आती है कि ये बातें, अगर ये तमाम चीज़ें जो हमने अपनी थ्योरेटिकली चंद एक चीज़ें पढ़ी हैं और जिनके बारे में हमने ये कहा कि दीज आर एक्चुअली हाइपोथेसिस, लेकिन ये वो चंद एक चीज़ें हैं जिनको बहरहाल लैब में परफॉर्म किया गया है और लैब में बाकायदा परफॉर्म करके इनको जो है वो इन बातों को बुक्स में लाया गया है। ये ऐसे ही
तुक्के नहीं हैं, जिनको आप उर्दू में कहते हैं अटकल पच्चू, यानी ये बिला वजह के अंधेरे के तीर नहीं हैं, बल्कि ये बाकायदा ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन बातें हैं, मतलब इनका एक्सपेरिमेंट बहरहाल किया गया है, लेकिन इनको हाइपोथेसिस इसलिए कहा गया क्योंकि इनकी ऑब्जर्वेशन पॉसिबल नहीं है ना। देखिए बात यह है कि ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकती इन चीज़ों की, आप उन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट के ज़रिए किसी ना कोई स्टेटस तो दे सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों की वो ऑब्जर्वेशन कि आप सैंपल इकट्ठे करें, नहीं, वो चीज़ें नहीं हो सकती। लिहाजा आप जो है वो ये कह सकते हैं कि बहरहाल ये तो ठीक है कि ये लैब में प्रूफ हुआ हुआ है, बट ये अपने आप में हाइपोथेसिस ही रहेगा, इट वुड नॉट कन्वर्ट इनटू अ थ्योरी। लेकिन उसके बाद जो है वो आ जाती है चंद एक बातें जो कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। द फॉसिल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स द हिस्ट्री ऑफ लाइफ। अब इसमें मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत सी बातें आप लोग जानते हैं, बल्कि बहुत सी बातें शायद आप में से कुछ लोग मुझसे बेहतर जानते हो, ख़ास तौर पर जिन्होंने जो है वो PPSC अटैम्प्ट किया हुआ है, वो मुझसे शायद बेहतर जानते हो कि फॉसिल जो है, इस हवाले से हम ये कहते हैं कि ये फॉसिल हमें दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन देता है। इसको आप कहते हैं लाइफ विद टाइम, या इसको आप कहते हैं लाइफ टाइमलाइन ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कि राइट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ लाइफ हमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स मिल रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, टाइमलाइन ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट्स। अब ये टाइमलाइन जो है ये हमें इसमें इनके ज़रिए मिलती है, फॉसिल्स के ज़रिए मिलती है, और इसी तरीके से इसको एक और नाम भी देते हैं। और वो जो एक और नाम है जो इसको दिया जा रहा है वो इस लिहाज से बड़ा ज़रूरी है कि इसमें हम जो है वो हमें ये वर्ड जानना हमारे लिए ज़रूरी है। जो मैं अब आपको वर्ड बताने लगूँ, ये वर्ड बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना। ये वर्ड अक्सर जगहों पर यूज़ होता है, इसको हम कहते हैं क्रॉनिकल्स ऑफ फॉसिल्स। अगर आप लोगों ने वो मूवी देखी हुई है क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, तो अगरचे मैंने भी नहीं देखी, लेकिन क्रॉनिकल्स का मतलब क्या होता है, क्रॉनिकल्स का एक्चुअल मतलब होता ही टाइमलाइन है। टाइमलाइन, ये क्रोनोलॉजी जो है ये टाइमलाइन को रेफ़र करती है, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्रोनोलॉजी जो है ये वही टाइमलाइन है जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि ये टाइमलाइन हमें क्या बताती है, ये टाइमलाइन हमें ये बताती है कि जैसे जैसे जो है वो अर्थ पे चेंज आया, ऑर्गेनिज़म्स में चेंज आया, तो उसका एक टाइम हमें जो है वो फॉसिल्स के ज़रिए पता लगता रहता है। फॉसिल जैसे जैसे फाइंड आउट होते हैं, जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि जितनी डीप लेयर्स में हम जाते हैं हमें फॉसिल्स मिलते रहते हैं। तो वो जो फॉसिल्स हमें डीप लेयर्स में मिलते हैं वो एक जो है वो इस बात का सबूत हो सकता है कि पुराने ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो कैसे कितने कितने पुराने टाइम में रहते हैं। जैसे अक्सर हम इसकी बात करते हैं, एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, अब ये लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? लॉ ऑफ सुपरपोजिशन से मुराद ये है कि जो ओल्डेस्ट लेयर है, या यूँ कह लीजिए जो मोस्ट मॉडर्न लेयर है, मॉडर्न लेयर विल बी द अपर वन। जो सबसे ऊपर लेयर होगी, जो ज़मीन के ऊपर जो रॉक लेयर्स हैं, वो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी वो मॉडर्न लेयर होगी, और जब से सबसे ओल्डेस्ट लेयर होगी वो सबसे नीचे होगी। तो अब अगर हम इस लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करते हैं तो हमें ये बात बड़ी आराम से पता लग सकती है कि जो हमें फॉसिल ऊपर की लेयर से मिलेगा वो फॉसिल सबसे ज़्यादा लेटेस्ट होगा, और जो फॉसिल हमें डीप लेयर से मिलेगा वो फॉसिल जो है वो सबसे ज़्यादा पुराना होगा। तो ये एक अंदाज़ा है, मतलब इसको आप यूँ कह लीजिए कि ये एक बात है। दिस इज़ वन थिंग। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो चीज़ है ना, इसमें एक बात अपने जहन में रखिएगा कि ज़मीन के ऊपर बहुत से टोपोग्राफिकल चेंजेस आते रहे हैं, टोपोग्राफिकल, कॉन्टिनेंटल, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज आते रहे हैं, और ये टोपोग्राफिकल चेंजेस जो हैं उनकी वजह से रॉक लेयर्स अपसाइड डाउन भी हुई हैं। रॉक लेयर पैटर्न गॉट डिस्टर्ब्ड, यानी यूँ कह लीजिए कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ इलाकों में अगर जो है वो अर्थक्वेक आ जाता है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उसके ज़रिए क्या हो सकता है कि जो स्ट्रेटा हैं, ये लॉ ऑफ सुपरपोजिशन बेसिकली क्या कहता है, लेयरिंग ऑफ अर्थ
और लेयरिंग जो है इसको दूसरे अल्फाज में आप क्या कहते हैं, स्ट्रेटा कहते हैं। तो डिफरेंट टोपोग्राफिकल चेंजेस जो अर्थ के ऊपर आते रहे हैं उनके लिहाज से अगर आप देखते हैं तो आपको ये पता लगता है कि जो टोपोग्राफिकल चेंजेस हैं उन्होंने ज़मीन की जो लेयर्स हैं उनको अपसाइड डाउन, साइड वाइज या इस तरह से चेंज कर दिया। अब उस लिहाज से हमारा ये अंदाज़ा गलत हो सकता है कि हमें एक फॉसिल मिला है तो उस फॉसिल का मतलब ये नहीं है कि वो जो लेयर आप देख रहे हैं वो लेयर वाकई, मतलब फ़र्ज़ कर लिया कि आप एक लेयर को देख रहे हैं और वो लेयर आपको लगता है कि वो क्योंकि आपको ज़मीन में ऊपर से मिली है लिहाजा वो लेटेस्ट लेयर है। ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्यों नहीं है? क्योंकि टोपोग्राफिकल चेंजेस बहुत से मामलात को डिस्टर्ब कर देते हैं। आपकी सॉइल लेयर्स जो हैं पुरानी वाली, हो सकता है ऊपर वाली लेयर रिमूव हो गई हो और पुरानी वाली लेयर सामने आ गई हो। आप फ़र्ज़ कर लें कि किसी वजह से जैसे कोई सैलाब आया, ऊपर की लेयर रिमूव हो गई। अब वो जो ऊपर की लेयर रिमूव होती है नीचे से दूसरी लेयर निकल आती है। अब ये आपके सामने तो वो लेयर है सबसे करीब मौजूद, लेकिन अगर आप दूसरे अंदाज में देखेंगे कि एक ऊपर की लेयर रिमूव हो चुकी है तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यू आर लुकिंग इन द पास्ट टाइम। तो ऐसी सूरत में फिर आप वो जो स्ट्रेटिफिकेशन है उसमें आप गलती कर सकते हैं कि जी अच्छा ये लेयर में से मुझे ये फॉसिल मिला है लिहाजा ये लेटेस्ट ज़माने में मौजूद था, इसको लेटेस्ट टेबल में डाल दो। तो वो जो आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसमें लेटेस्ट पोजीशन पर डाल दो। यहाँ हम जो है क्या करते हैं, यहाँ हम गलती कर सकते हैं, यहाँ हम गलती करते हैं। यहाँ हम गलती क्या करते हैं कि हमारा वो जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, वो जो हमारा एक तरतीब है जियोलॉजिकल टाइम स्केल की, उसमें हम ऑर्गेनिज़म को ऐड करने की गलती कर सकते हैं। ऐसी सूरत में फिर आप क्या करते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि ऐसी सूरत में आप जो है वो रेडियोमेट्रिक डेटिंग करते हैं। ठीक है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग होती है कि आप ऑर्गेनिज़म की, अच्छा दो तरह की डेटिंग हो सकती है। एक तो आप डेटिंग करते हैं उस ऑर्गेनिज़म की जो फॉसिल आपको मिला, ठीक है। दूसरा आप जिस रॉक लेयर में से वो मिला उसकी डेटिंग करते हैं। अब यहाँ पर ये दो डेटिंग करने का क्या फ़ायदा? कोई एक डेटिंग कर लो ना, या रॉक की डेटिंग कर लो या फॉसिल की डेटिंग कर लो। लेकिन फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो अपसाइड डाउन चेंजेस आते हैं रॉक लेयर्स में, इनमें ये भी ख़तरा हो सकता है कि वो जो फॉसिल है वो ज़मीन में इतना डीप धंस जाए कि बज़ाहिर वो जिस लेयर से मिल रहा हो उसका उस लेयर से ताल्लुक़ ही ना हो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर एक फॉसिल एक जगह पर फॉसिलाइज्ड हुआ है, अब इसमें किसी भी तरह का फॉसिल हो सकता है, ठीक है, वो किसी जगह पर फॉसिलाइज हुआ है, लेकिन टोपोग्राफिकल चेंजेस की वजह से वो जिस जगह फॉसिलाइज हुआ था वहाँ से उसकी जगह क्या हो गई, शिफ्ट हो गई और वो डीप लेयर में आ गया। अब अगर आप सिर्फ रॉक लेयर की, अगर आप सिर्फ फॉसिल की डेटिंग करते हैं तो वो आपको टाइम बताएगा नया, मतलब लेटेस्ट टाइम बताएगा। आप उसके इर्द गिर्द रॉक की डेटिंग करते हैं तो वो आपको टाइम बताएगा पुराना। अब यहाँ पर क्लैश आ जाता है, इसलिए आप किसी एक चीज़ की डेटिंग नहीं करते बल्कि दोनों चीज़ों की डेटिंग करते हैं ताकि दोनों चीज़ों को कंपेयर किया जा सके कि हाँ कि फॉसिल हमें जिस रॉक लेयर से मिला है, क्या जो रॉक लेयर हमें मिली है फॉसिल उसी ज़माने में था, या जो रॉक लेयर हमें मिली है वो डिस्टर्ब्ड रॉक लेयर है, वो रॉक लेयर है जो कि हमें वो कर सकती है, हमें डिसीव कर सकती है। हम अगर ये कहेंगे कि फ़र्ज़ करें हम फॉसिल को डेट नहीं करते, हम सिर्फ रॉक लेयर को डेट करते हैं, तो वो रॉक लेयर जो है वो हमें डिसीव कर सकती है उस फॉसिल के टाइम के बारे में, वो रॉक लेयर हमें डिसीव कर सकती है। सो ये वो बातें हैं रेडियोमेट्रिक डेटिंग के हवाले से जो कि जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक दो फॉसिल डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए कि यहाँ पर आपके पास गैलरी ऑफ फॉसिल टाइप्स है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये उतनी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कहीं आगे पेपर होना होता ना, तो मैं आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट मार्क करके देता, ये वाला जो डायग्राम है। क्यों? क्योंकि ये जो फॉसिल्स की टाइप्स हैं, अगर आप बुक देखते हैं SS अली वाली बुक जो कि एंशियंट ज़मानों की हमारी यूनिवर्सिटीज़ में अब तक पढ़ाई जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि उस बुक में इंफॉर्मेशन अच्छी है, लेकिन लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट बातें वो उस बुक में नहीं हैं, ठीक है। तो बात वापस आते हैं कि अगर आप उस बुक को देखते हैं तो उसमें भी आपको फॉसिल की बहुत सी टाइप्स जो हैं वो गिवन है। बिल्कुल ऐसे ही ये जो आपके सामने फॉसिल्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ठीक है। अब इन रॉक्स के अंदर आपको प्लांट के फॉसिल का 300 मिलियन ईयर्स अगो का जो है वो एक फॉसिल मिल रहा है। अच्छा, फॉसिल्स का एक मसला और भी है।
सबसे पहली बात, अभी आपके बुक में एक बात लिखी और मैं हैरान रह गया कि ये बात अगर बुक में लिखी हुई है तो इसका मतलब है कि ये इंतहाई ईमानदारी से बात लिखी गई है। वो कहता है जी फॉसिल डाटा बायस्ड है। फॉसिल डाटा बायस्ड है। अब बायस्ड डाटा क्या होता है बेटा? बायस्ड का मतलब है कि इसमें गैर जानिबदारी नहीं है। आप किसी एक की साइड लेते हो तो आप कहते हो कि आप बायस्ड हो रहे हो। याद रखिए कि फॉसिल डाटा को बायस्ड डाटा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि फॉसिल डाटा आम तौर पर उन ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल सिर्फ आपको देता है जिन ऑर्गेनिजम्स की फॉसिलाइजेशन पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की, तो ब्रायोफाइट्स के अंदर वेस्कुलर बंडल नहीं होता, जाइलम फ्लोएम नहीं होते, और जाइलम फ्लोएम ना होने की वजह से उनकी फॉसिलाइजेशन बहुत मुश्किल होती है एज़ कम्पेयर टू दोज प्लांट्स विच हैव जाइलम एंड फ्लोएम। अब यहाँ पर बात एक सोचने वाली आ जाती है कि यार ये जो जाइलम एंड फ्लोएम हैं ये अगर फॉसिलाइजेशन में हेल्प करते हैं तो इसका मतलब ये है कि बहुत से वो प्लांट्स फॉसिलाइज्ड होने से रह गए हैं जिन प्लांट्स में जाइलम फ्लोएम नहीं था। फिर इसी तरीके से एनिमल्स की बात है, जिन एनिमल्स में हार्ड पार्ट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से फॉसिलाइज्ड हैं। अब यहाँ पर आपके मैं एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर रिंग करूँगा, रिंगिंग द बेल वाली बात है कि आपको याद होगा कि हमने ग्रेजुअलिज्म और उसकी बात की हुई है, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। और मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको एक बात ये कही थी कि इसमें बहुत ज़्यादा मैटर क्या करता है कि आपके पास डाटा कैसा मौजूद है। तो फॉसिलाइजेशन का डाटा जो है वो सम टाइम हार्ड पार्ट्स के, यहाँ हार्ड पार्ट्स के वाले ऑर्गेनिजम्स के बारे में ये लिखा हुआ है कि उनका तो रिमार्केबल डाटा है, इसमें कोई शक नहीं कि जो हार्ड पार्ट्स वाले ऑर्गेनिज़म हैं उनका तो रिमार्केबल डाटा आपके पास मौजूद है। और इसीलिए आपको याद होगा, आपने बहुत सी जगहों पर पढ़ी होगी एक चीज़, और वो है कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन का मतलब ये है कि उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डाटा मिलता है। और इसको सिर्फ एक्सप्लोजन किसकी वजह से कहा जा रहा है? डाटा की वजह से कहा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन है वो बेसिकली बायस्ड डाटा है, जो कि आपको ये बता रहा है कि जो प्री कैम्ब्रियन पीरियड है, यानी कैम्ब्रियन पीरियड से पहले का जो ज़माना है उसके अंदर लाइफ इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं थी। कैम्ब्रियन टाइम पे आकर लाइफ लिविंग ऑब्जेक्ट का एक्सप्लोजन हुआ एक तरह से, बट दिस इज़ अ बायस्ड स्टेटमेंट। हो सकता है कि आपके पास उसका सबूत ही ना हो। बिल्कुल ऐसे ही मैंने अभी चंद दिन पहले बात की थी कि ये जो ग्रेजुअलिज्म और पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम है, इसमें पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम जो है वो एक ऐसी स्टेटमेंट हो सकती है जो मिसअंडरस्टूड स्टेटमेंट हो, कि एक स्पीशीज़ एग्जिस्ट हुई और उसके बाद वो एक्सटिंक्ट हो गई, वो आगे मज़ीद किसी में कन्वर्ट नहीं हुई। क्योंकि अगर वो आगे मज़ीद कन्वर्ट होती है तो ये किसकी तरफ बात चली जाएगी? ये बात चली जाती है ग्रेजुअलिज्म की तरफ। ठीक है, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम ये कहता है कि जी स्पीशीज़ अपीयर होती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है, उसके कुछ अर्से बाद एक और स्पीशीज़ अपीयर होती है, उसके ज़माने में अपीयर नहीं होती। यही बात हुई थी ना लास्ट टाइम, मैंने आपको बताया था कि एक स्पीशीज़ है वो एग्जिस्ट होते 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 एकदम आकर क्या हो जाती है? एक्सटिंक्ट हो जाती है। फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि उसके कुछ अरसे बाद एकदम एक उससे मिलती जुलती स्पीशीज़ अपीयर होती है, बी, वो एग्जिस्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर ए और बी के दरमियान में लैक ऑफ डाटा हो सकता है, फॉसिलाइजेशन के लिहाज से लैक ऑफ डाटा हो सकता है, क्योंकि ये हो सकता है कि यहाँ पर इनकी एक ब्रांच निकली हो लेकिन उसकी फॉसिलाइजेशन ना हुई हो। ये भी तो गौरतलब बात है ना, कि हो सकता है कि इनकी एक ऑर्गेनिज्म यहाँ से ब्रांच हुए हों लेकिन उनकी फॉसिलाइजेशन हुई, और अगर उनकी फॉसिलाइजेशन नहीं हुई तो इसका डेफिनेट मतलब ये है कि वो जो ऑर्गेनिज्म हैं वो वहाँ पर उनका डाटा मिसिंग है, जिसकी वजह से आपने क्या कह दिया? पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम कह दिया। ग्रेजुअलिज्म में आपको दोनों का एक ज़माने में फॉसिल मिल गए, इसी वजह से फॉसिल डाटा बायस्ड हो सकता है और इसमें कोई शक नहीं है। इसी वजह से मैं आमतौर पर यह कहा करता हूँ कि फॉसिल डाटा या फॉसिल की जो एग्जामिनेशन वो एक एक्सीलेंट चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि इस लिहाज से ये वीक भी है कि ये बायस्ड है। आप इसको ये हरगिज़ नहीं कह सकते कि ये ऐसा डाटा है कि जिसकी बेस पे आप आखिरी बात कर सकते हैं। तो एवोल्यूशन ओनली फॉसिल्स पर बेस नहीं कर सकती। ठीक है, उसके लिए आपको और बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि चलो यार पुराने ऑर्गेनिजम्स के हमें फॉसिल मिल रहे हैं तो हम उनके लिनिएज बना लेते हैं, लेकिन जिसका फॉसिल नहीं मिलेगा उसका क्या?
जिनका फॉसिल नहीं मिल रहा उनका क्या होगा? तो यहाँ पर आकर जवाब नहीं बनता आपसे। जिनके फॉसिल नहीं मिल रहे उनको आप पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम में डाल देते हैं, यहाँ पर आके आपसे फिर उसका जवाब नहीं बनता, आप उस बात को प्रूव नहीं कर सकते। तो ये बात असल में मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, इनके अंदर अगर आपको ये प्लांट का फॉसिल मिला है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई ना कोई ये लकी प्लांट था कि जिसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा स्टोर्ड था जो कि इसकी फॉसिलाइजेशन होगी। फिर इसी तरीके से एक चीज़ होती है, मैं आपको जो है वो बताऊँगा, मैंने एमफिल में पढ़ी थी कि जो फॉसिल होते हैं ना वो फॉसिल बनता कैसे है। अब सम टाइम ऐसे होता है कि फॉसिल बनता है लेकिन बिगड़ जाता है। जो अर्थ की मूवमेंट्स होती हैं और जो टोपोग्राफिकल चेंजेस होती हैं उसकी वजह से फॉसिल की शेप भी चेंज हो जाती है। फॉसिल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है, हालांकि उसका ओरिजिन किसी और जगह होता है। ये अभी कुछ दिन पहले हमने बात पढ़ी थी कि अगर हमने ओरिजिन तलाश करना हो, जैसे हॉर्स का ओरिजिन है, ठीक है, तो हॉर्स का ओरिजिन आमतौर पर नॉर्थ अमेरिका को कहा जाता है। अब अगर उसके फॉसिल आपको हॉर्स के एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ के फॉसिल कहीं और से मिल रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसके एंसेस्टर वहाँ भी गए थे। उसका ये मतलब है कि वो फॉसिल शायद जो है ये मतलब भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि एंसेस्टर ने ट्रैवल नहीं किया, लेकिन इसका ये मतलब भी हो सकता है कि वो जो एंसेस्ट्रल फॉसिल आपको किसी और कॉन्टिनेंट से मिल रहा है, इसका ये मतलब भी हो सकता है कि वो एंसेस्ट्रल फॉसिल किसी वजह से वहाँ से मूव कर गया। तो फॉसिल का स्ट्रक्चर भी ख़राब हो सकता है, फॉसिल की लोकेशन भी ख़राब हो सकती है, इस वजह से फॉसिल इतना काबिल एतबार डाटा नहीं होता। फिर इसी तरीके से बी में आप देखिए मिनरलाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर। और कीजिए, आपके पास एक प्लांट का तना मौजूद है और ये जो प्लांट का तना है ये 215 मिलियन साल पुराना है और ये पेट्रीफाइड है। पेट्रीफाइड का क्या मतलब होता है? ये ममी जो होती है, ममीज़, इनको पेट्रिफिकेशन कहते हैं, पेट्रीफाइड होते हैं, मतलब इनको प्रिजर्व किया होता है आपने मिनरल्स वगैरह लगा के। बिल्कुल ऐसे ही ये पेट्रीफाइड है, इनके अंदर मिनरल्स डिपॉजिट हुए हुए हैं जिसकी वजह से इनकी डिकम्पोजिशन इज़ नॉट पॉसिबल। जो डिकम्पोजिशन है वो नहीं हो सकी मिनरल्स की वजह से, और जिसकी वजह से ये क्या हो गए, प्रिजर्व हो गए। तो ये एक और टाइप है। ट्रेस फॉसिल बहुत ही मज़े की चीज़ है, ये देखिए। अब इसकी अगर आप डेटिंग करेंगे तो ये पता लगता है कि ये रॉक लेयर बड़ी पुरानी है। अब ये बच्चा इसके अंदर देखें कैसे खड़ा हुआ है, ये डायनासोर के कदमों के निशान है। 150 मिलियन ईयर्स अगो ओल्ड डायनासोर ट्रैक्स इन कोलोराडो। अब ये जो है ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि इतने गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं डायनासोर के कदमों की वजह से। तो ये ट्रेस फॉसिल बहुत से ऑर्गेनिज्म के हमें मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रेस फॉसिल हैं इनका सहारा भी हमें बहुत ज़्यादा होता है, हम इन फॉसिल से भी काफ़ी ज़्यादा गुजारा करते हैं, इनके ज़रिए भी काफ़ी कुछ मालूमात हासिल करते हैं। फिर एम्बर है, ये तो खैर कमाल चीज़ है, मतलब मैं ज़ाती तौर पे बड़ा फ़ैन हूँ इस चीज़ का, क्योंकि आपको इंसेक्ट्स के इतने फॉसिल ज़मीन में या समंदर के अंदर नहीं मिलते जितने आपको एम्बर्स में मिलते हैं। और ये एम्बर आपको आजकल भी मिल सकता है, बड़ी आराम से ट्रीज़ में से निकलता है और ये इतना थिक होता है कि इस मटेरियल की, एम्बर जो होता है इसकी डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं होती। ये इतना थिक होता है बिल्कुल ऐसे जैसे शहद की डिकम्पोजिशन नहीं हो सकती। शहद को आप डिकम्पोज नहीं कर सकते अगर वो शहद ओरिजिनल है, अगर वो चीनी का बना हुआ शहद नहीं है, अगर वो ओरिजिनल शहद है तो उस शहद की डिकम्पोजिशन नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही एम्बर की डिकम्पोजिशन नहीं हो सकती। इसके अंदर ऐसे सब्सटेंसेस, एक तो ये हाइपर ऑस्मोटिक होता है, इंतहाई हाइपर ऑस्मोटिक। बैक्टीरिया इसके ऊपर आएगा भी तो बैक्टीरियल वाटर लीक हो जाएगा, सेल जो है वो डिहाइड्रेट हो जाएगा, बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एम्बर का, जिसकी वजह से बहुत से इंसेक्ट्स इसमें जो है वो होते हैं, इसमें फॉसिलाइज्ड होते हैं और ये बहुत ज़्यादा डाटा हम तक आता है। फिर इसी तरीके से ये देखिए, इसका टाइमलाइन देखिए आप, ओनली 50,000 ईयर्स ओल्ड। मतलब अगर आप कंपैरेटिवली देखें, ओनली 50,000 ईयर्स ओल्ड फ्रोजन सॉइल में पप मौजूद है, छोटा कुत्ता। ये जो हमें फॉसिल मिल रहा है इसका, और आपको अब तो खैर बहुत ज़्यादा डिस्कवरी शुरू हो गई हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एक बहुत बड़े ज़माने में हमारे पास हमारी अर्थ के ऊपर आइस एज आई थी। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप आइस एज एनिमेटेड मूवी लाजमी देखें, वो वैसे ही बड़ी फ़नी है, बहुत बहुत ही मज़े की मूवीज़ हैं। बट उसका एक ऑल्टरनेट पहलू क्या है कि उसमें आपको बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे
जिनके फॉसिल हमें वाकई आइस में के नीचे से मिले हैं। इस वक्त बहुत से साइंटिस्ट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा विजिट्स कर रहे हैं साइबेरियन इलाकों को। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऐसे फॉसिल भी मिल चुके हैं जिनकी स्किन भी इंटैक्ट है, जिनके स्टमक में फूड भी मौजूद है, अनडाइजेस्टेड फूड मौजूद है स्टमक में। एंड उस टाइम पर, जिस टाइम पर उनके ऊपर कोई क़यामत टूटी या कोई डेथ हो गई और वो आइस के अंदर जो है वो फॉसिलाइज्ड हो गई। ये मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूँ, कुछ दिन पहले मैंने देखा था। ये कितने दिन पहले की बात है, मेरे ख्याल 1.5-2 महीने की पहले की बात है, 1.5 महीने पहले की बात है। मैंने एक पोस्ट देखी जिसमें एक ऑर्गेनिज्म ऐसा डिस्कवर हुआ जिसके स्टमक में फूड मौजूद है आइस के नीचे से। अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो एक्सीलेंट हैं फॉसिलाइजेशन के लिए। नंबर 1 लोकेशन समंदर की तह, समंदर के नीचे, पानी के नीचे, समंदर नहीं भी है, गहरी झील है उसके नीचे। क्यों? प्रेशर बहुत होता है। नंबर 2 सैंड, एक्सीलेंट एरिया, क्योंकि वहाँ पर डिकम्पोजिशन बड़ी मुश्किल होती है और सैंड का प्रेशर बहुत होता है। तीसरा आइस, एम्बर तो मैंने आपको बता दिया। तीसरा आइस अखीर है, और उसके अंदर से हमें बड़े ज़बरदस्त फॉसिल आजकल मिल रहे हैं। आप देखिए सिर्फ 50,000 साल पहले, और उससे भी करीब के फॉसिल हमें मिल चुके हैं। वो जो फॉसिल हैं वो फॉसिल्स इंटैक्ट स्किन के साथ मिल रहे हैं हमें, विच इज़ द मोस्ट रिमार्केबल थिंग। लेकिन एक बात और है, और वो क्या है? वो ये है कि अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ एस अली, 15,000 साल से कम का अगर कोई फॉसिल है तो उसको आप फॉसिल नहीं कहेंगे, उसको आप मम्मी कह सकते हैं, उसको आप डेड बॉडी कह सकते हैं, उसको आप स्केलेटन कह सकते हैं। दैट वुड नॉट बी कॉल्ड एज अ फॉसिल, जिसका लाइफ टाइम या जिसका यूँ कह लीजिए कि फॉसिलाइज्ड एज जो है वो 15,000 साल से कम है। तो ये जो 15,000 साल से बाद के है ना रीसेंट फॉसिल, ये ह्यूमन के भी मिले हैं, बहुत रीसेंट टाइम के। ठीक है, जैसे एक फॉसिल अभी रिसेंटली मिला है ऑलमोस्ट ह्यूमन का 2.5 लाख साल पुराना। उसके अलावा भी फॉसिल मिला है ह्यूमन का ऑलमोस्ट, मेरा ख्याल है मैंने देखा था 1,85,000 साल पुराना, वो भी फॉसिल मिला है। तो ये फॉसिल हमें, इनके तो बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं जिनके हार्ड पार्ट्स हैं, लेकिन पुराने जो फॉसिल हैं उनके हमें नहीं मिल। एक और प्रॉब्लम क्या है, अब आइए अगली प्रॉब्लम के ऊपर। वो प्रॉब्लम ये है बेटा कि जो फॉसिल है उसकी डेटिंग आपने करनी है। प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि आपको देखने आइसोटोप। बेस्ट आइसोटोप कौन से हैं जिनके हाफ लाइफ अच्छी है? जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम की हाफ लाइफ 4.5 बिलियन ईयर्स है, हाफ लाइफ। इससे आपके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ? 4.5 बिलियन से दिमाग में कुछ क्लिक हुआ? हाँ जी। अर्थ की एज, जो अर्थ की एज है वो 4.5 या 4.6 बिलियन ईयर्स पुरानी है। तो यूरेनियम की हाफ लाइफ 4.5 बिलियन ईयर्स है, विच इज़ अ रिमार्केबल हाफ लाइफ। इसका मतलब है यूरेनियम बहुत लंबे अरसे तक हमें हेल्प आउट कर सकती है बहुत सी रॉक्स को डेटिंग करने के लिए। कार्बन का क्या मसला है? कार्बन का मसला ये है कि कार्बन की हाफ लाइफ इतनी कम है कि आप कार्बन डेटिंग के ज़रिए 75,000 साल से पीछे के जो ऑर्गेनिज्म है उनकी डेटिंग कर नहीं सकते। कार्बन का कौन सा आइसोटोप होता है? नॉर्मल आइसोटोप जो 99.9% मौजूद होता है वो C12 है। दूसरा आइसोटोप होता है C13, और किसी हद तक डिपॉजिटेड जो आइसोटोप है, जो रेडियो जो ऐसा आइसोटोप जो कि डिकेइंग आइसोटोप है, वो C14 होता है। अब आइसोटोप जो है वो डिकेइंग आइसोटोप, जिसको आप रेडियो एक्टिव कहते हैं, वो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि अगर ये C14 है ना, तो ये अपने प्रोटॉन लूज़ करके जो है वो, या न्यूट्रॉन लूज़ करके ये अपने जो एटॉमिक नंबर है वो चेंज कर देता है। जैसे हम C12 लिखते हैं ना, और इसका ये 6 होता है। तो अब यहाँ पर ये जो दो नंबर्स हैं इनमें से कोई एक चेंज करके ये क्या बन जाता है? जैसे ये C13 हो जाता है, ठीक है, C14 है। लेकिन अगर ये नंबर चेंज हो जाता है तो इसका मतलब है ये किसी और एलिमेंट में चेंज हो जाएगा। ऊपर का जो है वो बेशक चेंज होता रहे, ऊपर का जो नंबर है वो कौन सा है? वो एटॉमिक मैस है। C12 हो जाता है, C13 हो जाता है, वो C14 हो जाता है, वो एटॉमिक मैस है। उसमें एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया,
एक प्रोटॉन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, तो एटॉमिक मैस चेंज होना ये तो आइसोटोप है। लेकिन इनकी डिकेइंग से क्या मुराद है? इनकी डिकेइंग से मुराद ये है कि जो आपका एटॉमिक नंबर है वो किसी वजह से क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है आइसोटोप, वो जो एलिमेंट है वो किसी और एलिमेंट में चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों को पता होगा, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, चले रिमाइंड हो जाए, कि एक एलिमेंट है ए, उसकी डिकेइंग होती है और वो एलिमेंट कन्वर्ट हो जाता है बी में। ठीक है, इसको आप कहते हैं डिके, ये वो हाफ लाइफ है। और इसमें जितना टाइम लगता है इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ की डेफिनेशन क्या है? कि वो टाइम जिसमें उस एलिमेंट वो एलिमेंट आधा रह जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक एलिमेंट 100% मौजूद है, वो टाइम जिसमें वो एलिमेंट 50% हो जाए वो हाफ लाइफ है। ठीक है, फिर उसके बाद वो टाइम जिसमें वो 25% हो जाए, 25% का 50%, फिर उसका 50%, फिर उसका 50%, होते होते बड़ा लंबा टाइम आप पीछे तक खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हाफ लाइफ है यूरेनियम की तो खैर बहुत ज़्यादा है, कार्बन की बहुत कम है, जिसकी वजह से कार्बन की रेडियोमेट्रिक डेटिंग इतनी अच्छी कामयाब नहीं है। और बड़े मेथड हैं रेडियो एक्टिव वो डेटिंग के, जो कि अब आ चुके हैं। आप लोगों की बुक में इन्होंने सिर्फ ये वाले मेथड डिस्कस किए हुए हैं। मैं कोशिश करता हूँ, मैं एक बुक मेरे पास पड़ी हुई है, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो उस वक़्त मेरे सीनियर ने मुझे ये बुक दी थी। इसमें जो है वो ये रहे, रिकन्स्ट्रक्टिंग क्वाटरनरी इन्वायरमेंट। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो डेटिंग मौजूद है, और उसमें जो है वो बाकायदा बताया गया है कि कार्बन डेटिंग के अलावा और कौन कौन से मेथड्स हैं जो यूज़ करके हम डेटिंग कर सकते हैं फॉसिल्स की। लेकिन कार्बन डेटिंग उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। हाँ, मतलब अगर जिसकी कार्बन डेटिंग हो सकती है वो बहुत कमाल बात है। वो बात कमाल क्यों है? क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो ऑर्गेनिज्म रीसेंट इरा में मौजूद था। लेकिन अगर आपको कार्बन डेटिंग उसका फ़ायदा नहीं दे रही, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑर्गेनिज्म रीसेंट इरा में मौजूद नहीं था। तो फिर उसका तरीका क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। जियोमॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स, इसमें जो है वो लिथोलॉजिकल एविडेंसेस, बायोलॉजिकल एविडेंसेस है यहाँ पर, फॉसिल इंसेक्ट रिमेन्स, ठीक है, कोलियोप्टेरा, लेबॉर्ट्री मेथड्स ये भी मौजूद हैं। माइक्रो पैलियोंटोलॉजी, काफ़ी अच्छी पैलियोंटोलॉजी मौजूद है इसमें। डेटिंग मेथड्स ये देखिए, इसके अंदर रेडियो कार्बन डेटिंग, ओके, द न्यूक्लियस एंड रेडियो एक्टिविटी, रेडियो कार्बन डेटिंग। उसके बाद आर्गॉन आइसोटोप रेटिंग, फिर यूरेनियम सीरीज, फिशन ट्रैक डेटिंग, ल्यूमिनिसेंस डेटिंग, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस डेटिंग, कॉस्मोजेनिक रेडियो न्यूक्लियाइड डेटिंग, ठीक है, ये मैंने भी नहीं पढ़ी हुई, इंक्रीमेंटल डेटिंग मेथड्स। उसके बाद ये एक और डेंड्रोक्रोनोलॉजी, वार्फ क्रोनोलॉजी, एनुअल लेयर इन ग्लेशियर आइस, लाइकेनोमेट्री, ठीक है, लाइकेनोमेट्री। फिर उसके बाद एज इक्विवेलेंट। ये आप देखिए लंबी लिस्ट है डेटिंग की, जिसका मतलब ये है कि आपके पास कोई भी डेटिंग मेथड मौजूद है, आप उसके ज़रिए डेटिंग कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो महदूद है फ़िलहाल, कि अच्छा उसके एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। अच्छा, फ़र्ज़ करें आपको एक फॉसिल मिल गया, आप उसका अगर डेटिंग करते हैं, कार्बन डेटिंग नहीं कर सक रहे, तो उसमें छोटे लेवल पे ये बात बताई जा सकती है कि इसका एक इनडायरेक्ट मेथड होता है कि जिस मिट्टी में जो मिट्टी उसके साथ लगी हुई है, जो रॉक लेयर उस फॉसिल के साथ लगी हुई है ना, चिपकी हुई है, आप उसकी डेटिंग कर लें। ज़्यादा दूर नहीं जाना आपने, लेकिन जो रॉक लेयर उस फॉसिल को टच कर रही है ना, उसकी डेटिंग कर लें, तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये किस ज़माने में मौजूद था, ये किस ज़माने में मौजूद था। तो ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं, ये इनडायरेक्ट मेथड है। मतलब उस फॉसिल की आप डेटिंग ना कर सकें तो उसके इर्द गिर्द जो रॉक की लेयर है, इमीडिएट लेयर, उसकी डेटिंग कर ले, तो आपको पता लग जाएगा कि ये किस रॉक लेयर में फॉसिलाइज्ड हुआ था। तो एक ये इनडायरेक्ट मेथड है, लेकिन जो मैंने आपको बताया उसमें तो बहुत मेथड्स हैं जिनके ज़रिए आप इसकी डेटिंग कर सकते हैं, और अब ये मेथड्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बातें हैं इनमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट होगी। जी बेटा, कोई सवाल है तो बताइए।
जी। नो क्वेश्चन।